डियर बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे। डिफरेंशिएशन एक्चुअली मैथ्स का चैप्टर है। मैथ्स में कैलकुलस में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जो है हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई फिजिकल टर्म है। जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के थ्रू निकालते हैं कि कोई एक फंक्शन है, वो जैसे y है, सपोज वो x का फंक्शन है, मतलब x के साथ y भी बदल रहा है, तो y के चेंज होने का रेट क्या है x के साथ, वही हम लोग कहते हैं ddx ऑफ y लिखते हैं, और उसको कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो डिफरेंशिएशन है। तो जैसे अगर हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dt ऑफ x। खैर, इन सारी चीज़ों को अब आप सीखोगे तो देखो क्या है। जैसे y है वो x का फंक्शन है, मतलब x अगर बदलेगा तो y भी बदलेगा। अगर ऐसा है तो जो हम लोग आप पढ़ते हो ना कि अगर कहीं पे ddx ऑफ y है, ये एक ऑपरेटर है कि मतलब हम लोग ये जो y है वो x के साथ अगर बदल रहा है, y जो x का फंक्शन है, तो किस रेट से बदल रहा है। मतलब x अगर बदल रहा है, x आगे बढ़ रहा है या x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x की वैल्यू के चेंज होने के साथ y की वैल्यू किस रेट से बदल रही है, क्या रेट है, वो जो है हम लोग इस ऑपरेटर से उसको जो है बताते हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेटर अगर कहीं पे मिल रहा है तो ये है क्या? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, ये ddx ऑफ y हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको ऐसे लिखा जाता है dy बाई dx करके। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के चेंज होने के साथ y किस रेट से चेंज हो रहा है, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। x बदलेगा तो y भी बदलेगा। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कैसा फंक्शन है, उसके हिसाब से अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे साइन x है, या x स्क्वायर प्लस 2 है, या कोई और अलग फंक्शन है, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x है, या log x है, तो उसमें x का वेरिएशन होगा। तो जो log x की वैल्यू है, या e टू द पावर x की वैल्यू है, sin x की वैल्यू है, वो भी बदल रहा होगा। तो x के चेंज होने के साथ वो वैल्यू कैसे बदल रही है, उसके बदलने का रेट क्या है, यही चीज जो है ये डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। ddx ऑफ y मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये चीज अगर हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे तो ये चीज क्या होता है, ग्राफ से अगर बात करते हैं तो यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट at corresponding point on yx ग्राफ। तो x का के चेंज होने के साथ y चेंज हो रहा है। अगर इसका एक ग्राफ बना लिया जाए इस फंक्शन का, जैसे यहाँ पे y है जो कि x के साथ बदल रहा है, इसका कुछ ग्राफ बना लिया जाए और पूछा जाए कि ddx ऑफ y क्या है। तो अभी जस्ट मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं, आगे फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि चीज कैसे आ रही है। पहले आप जान लो कि अच्छा इसका क्या मतलब है, ग्राफ से कैसे निकालते हैं इसको। तो y ddx ऑफ y जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, और ग्राफ से अगर कैसे निकालें तो yx का कोई ग्राफ अगर y का फंक्शन दिया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये अगर हमें पता है तो उसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर लें, या ग्राफ डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अगर हम लोग से पूछा गया है कि x1 पोजीशन, जब x की वैल्यू x1 है उस टाइम पे y कैसे चेंज हो रहा है, तो y कैसे चेंज हो रहा है, तो ddx ऑफ y एट x इज इक्वल टू x1 है ना। इस पोजीशन पे जो है कैसे चेंज हो रहा है x के इस वैल्यू पे जब था, तो अब फर्दर x थोड़ा सा चेंज होगा तो y कैसे बदलेगा, वो चीज जो ddx ऑफ y है वो वैल्यू ग्राफ से कैसे करेंगे। तो यहां पे पॉइंट लोकेट किया और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्या होता है? जो ग्राफ को टच करता हुआ जा रहा है। तो यहां पे वो टच करता हुआ जा रहा है, और अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव, ये x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, इसका tan थीटा जो होगा, स्लोप होगा, वही dy बाई dx होगा, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा एट दिस वैल्यू ऑफ
x, मतलब x इक्वल टू x1 की वैल्यू पे। ठीक है, तो ये अभी आपने समझ लिया कि डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या मतलब है और डी डी एक्स ऑफ वाई को ग्राफ वाई एक्स ग्राफ से कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर फिजिक्स में हम बात करें तो जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। अगर एक कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किस रेट से चेंज हो रहा है वही उसकी वेलोसिटी कहा जाता है। तो अगर ये होगा तो ये अब x का अगर फंक्शन दिया हुआ है साइन x है या कॉस x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स क्यूब प्लस 3 है, कुछ भी फंक्शन है, तो अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है कि जो है x टाइम के साथ जो है चेंज हो रहा है, कुछ उसका फंक्शन है, लेट से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 5 है, कुछ ऐसा फंक्शन है, टाइम के साथ पोजीशन बदल रहा है, तो पूछा गया वेलोसिटी, तो डी डी टी ऑफ एक्स है ना, टाइम के साथ x कैसे बदल रहा है ये अब उसके लिए हम लोग को फिर ये डिफरेंशिएशन इसको करना आना चाहिए। करना आएगा तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख देंगे और फिर जिस भी टाइम पे हम पे वेलोसिटी पूछेगी हम लोग वो निकाल लेंगे। तो आज की क्लास का ये इंपॉर्टेंस है। अब आप वेलोसिटी जैसे इस टाइप से हम बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टी है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टी है ना, अगर ये दिया हुआ है मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, तो निकालना होगा। तो आगे काइनेमेटिक्स में आप पढ़ोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज फिर डिफरेंशिएशन आएगा तो आप सीख लोगे कि अच्छा किसी इंस्टेंट पर अगर निकालना है तो किस तरीके से निकाल पाए। खैर देखो, ये चीज हो सकता है कि जो बच्चे अभी जस्ट इस सेशन पे आए और उन्होंने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि v इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स, क्योंकि 9th क्लास में क्या पढ़ते हो? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एक्सप्रेशन क्या पढ़ते हो? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वो एवरेज पढ़ते हो, किसी इंस्टेंट पे नहीं पढ़ते हो। तो अभी काइनेमेटिक्स में जब आप 11th में पढ़ोगे जाके आप, मैंने भी अपना जो सेशंस मैंने वीडियो पे डाले हैं उसमें जब आप वेलोसिटी जिस सेशन में है काइनेमेटिक्स में उसमें आप जाओगे तो प्रॉपर समझाया है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी अगर वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे किस रेट से चेंज हो रहा है पोजीशन, वो उस टाइम की वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब आप काइनेमेटिक्स वाले सेशन में जाओगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी डिटेल में। लेकिन अब वहां पे बात यही आती है कि अगर जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता रहेगा तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन जो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए आज के जो सेशन है जो मुझे समझाना पड़ रहा है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन जो है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो एक चीज़ है, जो बच्चे मेडिकल की नीट की तैयारी करते हैं ना, बस एक ऐसा चीज़ आ जाने से उनको फिजिक्स टफ लगती है। वो मेंटली क्या बना लेते हैं कि ये सब चीज़ें तो मैथ्स की आ गई और मैंने मैथ्स लिया नहीं है तो मेरे से नहीं हो पाएगा, उनको दिक्कत लगता है। अगर ये आज का जो एक क्लास है वो इस टाइप की क्लास अगर जहाँ पे भी वो पढ़ते हैं उन्होंने एक बार अटेंड कर लिया, उसके बाद उनका वो डर हट जाएगा और फिर धीरे धीरे जहाँ पे भी फिजिक्स में कुछ इस टाइप का चीज़ आएगा वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं होता ये। तो चलो सारे बच्चे जो हैं क्लास को अच्छे से सुनो। तो डी डी टी ऑफ एक्स का जो है अभी हम लोग चाहें ना तो बस सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट करके क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तुमको समझाना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें जो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, जब मैंने वेलोसिटी वाला जो सेशन है जो काइनेमेटिक्स का वेलोसिटी जिसमें डिस्कस किया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें से बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो चलिए अब जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन तो भी एक बार बेसिक से सारा कुछ डिस्कस कर देते हैं। अब देखो बच्चों, अगर कुछ ऐसा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब x के साथ जो है y बदल रहा है ना, तो एक कुछ ऐसे बना लेते हैं ग्राफ कि जो है कुछ ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट से उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोई x की वैल्यू अभी x1 है और उस समय में y की जो वैल्यू है कुछ y1 है, राइट। अब x की वैल्यू चेंज हो रही है तो y की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। मान लिया कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू x की चेंज होते होते अब वैल्यू जो x की हो गई वो x1 प्लस डेल्टा x हो गई है, मतलब जो चेंज आया है वो डेल्टा x का चेंज आ गया x में। उतने देर में जो y की वैल्यू है
y की वैल्यू चेंज होके y1 प्लस डेल्टा y हो गई है। मतलब जो चेंज आ गया यहां पे y की वैल्यू में वो डेल्टा y से आ गया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें कि ये चीज, ये कितना हो गया डेल्टा x, और इसको ऐसे मिला दे तो ये कितना है, ये है डेल्टा y। अब अगर हम लोग ये लिखें कि भाई चेंज इन y ओवर द चेंज इन x, मतलब अगर x में चेंज डेल्टा x आया है उतने देर में y में कितना चेंज हो गया डेल्टा y। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के चेंज होने के साथ y में चेंज हो रहा है, बट एक बड़ा सा इंटरवल लिया है डेल्टा x में जो चेंज आया वो बड़ी एक वैल्यू है, उसमें हमने देखा y में ऐसे चेंज आया है। ठीक है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है, एवरेज रेट हुआ y के चेंज होने का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो अगर इसको ग्राफ से हम लोग बात करें तो ग्राफ से ये चीज कैसे, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और यहां पे ये थीटा ले लूं, तो इस केस में क्या हो रहा है, यही चीज tan थीटा के बराबर आ रहा है ना। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया, इसका मतलब स्लोप हो गया इस लाइन का। अगर ये स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के जहां पे था, ये दोनों को ज्वाइन किया हमने, तो इस लाइन का स्लोप हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों को स्लोप नहीं पता होगा, स्लोप क्या होता है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रहा हूं। देखो जैसे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो हमेशा ऐसे लोग इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है ना, इसका जो tan थीटा होगा, tan वैल्यू होगी, इसको हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इसको याद रखेंगे। तो यहां पे tan थीटा, ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, इसका स्लोप कहा जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ दिस लाइन, और ये जो लाइन है ना, जो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन क्या बोलते थे, सीकेंट लाइन। तो ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन हो गया, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन विच ग्राफ, तो yx ग्राफ। ठीक है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। अब देखो बच्चों, x में एक चीज और समझते हैं। अगर ये डेल्टा x इंटरवल जो है वो इतना बड़ा है, तो y के चेंज होने का रेट विथ द चेंज इन x ओवर दिस चेंज इन x, वो वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू इस लाइन के स्लोप के बराबर है। लेकिन अभी हम इसमें देख रहे हैं ना कि अगर यही डेल्टा x का इंटरवल मैं थोड़ा सा कम ले लूं, जैसे यहां पे मैंने लिया होता x1 प्लस डेल्टा x, मतलब मेरा डेल्टा x इंटरवल यहां से यहां तक अगर लेता मैं इंटरवल चेंज जो x में हो रहा है, और तब y का चेंज मेजर करता कि x के साथ किस रेट से हुआ है, एवरेज रेट से, तो उस केस में देखो क्या होता, आप ग्राफ में ये जब जाते तो y की वैल्यू यहां पे लोकेट करते। ठीक है, तो उस केस में डेल्टा y जो है ये बनता डेल्टा y, और डेल्टा x यहां तक बनता। उस केस में जब इसको हम लोग बात करते, इन दोनों को ज्वाइन करते, तो ये जो लाइन है वो सीकेंट लाइन बनती, और इसका एंगल देखते और कहते कि जो डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा वो इस ट्रायंगल से हम लोग बात करते कि इस tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है इस वाले वैल्यू से अलग आएगी, एंगल अलग दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा जो टाइम, ये जो बड़ा सा x का वेरिएशन दिख रहा है, जिसमें हम लोग y के वेरिएशन को देख रहे हैं कि किस रेट से y में वेरिएशन आ रहा है विथ द वेरिएशन x, तो वो अगर इंटरवल बड़ा है उसके अंदर भी अलग अलग इंटरवल में भी चेंज हो सकता है ना। यहां से यहां तक के लिए अगर हम बात करेंगे तो कोई अलग रेट है चेंज होने का, यहां से यहां तक बात कर रहे हैं तो कोई एक अलग रेट आ रहा है, और कोई छोटा इंटरवल ले लेंगे तो कोई एक अलग रेट आ रहा है। इट मींस कि ये यहां से यहां तक जो x की वैल्यू चेंज हो रही है वो लगातार सीकेंट लाइन का देख लो स्लोप चेंज हो सकता है। इसका मतलब y का जो वेरिएशन है वो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में भी x के चेंज होने का जो बात हो रही है उसके अंदर भी अलग अलग रेट से y चेंज हो रहा हो। क्लियर है? जैसे मैं इसको देखो ऐसे तुम अच्छे से समझ सकते हो,
है ना, पेशेंस रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको जो बात हो रही है। जैसे बेटा अगर हम लोग कहते हैं कि एक पार्टिकल है, वो अब इसको ऐसे इस फिजिक्स के एग्जांपल से तुम जल्दी समझ जाओगे, वो एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, तो उसका टाइम के साथ मूवमेंट है, तो एक्स टी ग्राफ उसका अगर सपोज बना दिया, ठीक है, तो अब मान लिया किसी टाइम t1 पे वो यहां पे है और टाइम t2 पे वो यहां पे आ गया, t2 मतलब t1 प्लस डेल्टा टी टाइम पे वो यहां पे आ गया, तो क्या हुआ, ये आप कहोगे यहां से यहां तक जो इंटरवल हुआ, आप कहोगे सर ये डेल्टा टी हो गया, और ये आप कहोगे कि सर ये x1 था, ये x2 है, तो ये x2 माइनस x1, ये सर डेल्टा x हो गया, आप ये बोलोगे, और आप बोलोगे सर ये डेल्टा x बाई डेल्टा टी, अब सबने पढ़ रखा है डेल्टा एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ इस इंटरवल में, तो ये हम लोग बोलते हैं सर कि ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। आपने 9th में इसी को वेलोसिटी पढ़ा था, बेसिकली ये क्या है, एवरेज वैल्यू है। क्यों वैल्यू है कि बेटा हो सकता है इंटरवल बड़ा है तो उसके बीच में भी ना कभी बच्चा तेज दौड़ सकता है, कभी स्लो हो सकता है, फिर तेज हो सकता है, फिर स्लो हो सकता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज उसका हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और पूरे से हमने डिवाइड कर दिया, तो एक एवरेज वैल्यू आ गई कि इस एवरेज वैल्यू से दौड़ा, ठीक है ना, वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक एवरेज वैल्यू आ गई जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये उस ड्यूरेशन में, जो इतना बड़ा ड्यूरेशन है उसके दौरान कभी वो तेज दौड़ा, कभी कम तेज दौड़ा, फिर फास्ट हो गया, इसका मतलब जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है इस बड़े से इंटरवल के अंदर भी अलग अलग इंटरवल में इसकी वैल्यू कुछ अलग अलग हो सकती है, राइट। तो ये हम लोग डेल्टा वाई बाई जो डेल्टा एक्स बोल रहे हैं ये एक एवरेज की बात हुई है, क्लियर है। और ये भी हम लोग एक कंक्लूड कर ले रहे हैं कि इसका मतलब कि इसके पहले की वैल्यूज पे भी y के बदलने का रेट कोई जरूरी नहीं है कि जो ये रेट आया है, ये tan थीटा है, उसी रेट से y हमेशा बदला है, ये अलग अलग भी हो सकता है, क्लियर है। अब हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं किसी इंस्टेंट पे किस रेट से y चेंज हो रहा है, क्योंकि किसी पोजीशन पे y किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे x1 पोजीशन से लेके x2 पोजीशन जो कि x1 प्लस डेल्टा x है, लेट्स से दिस इज x2 पोजीशन, तो यहां तक में तो y के चेंज होने का रेट अलग अलग टाइम पे हो सकता है बदल रहा हो, एक एवरेज वैल्यू ये निकल गई कि इस एवरेज वैल्यू इससे बदला है। अब हो सकता है कि कभी y तेजी से बदला हो, तेजी से उसकी वैल्यू बढ़ी हो, कभी स्लो रेट से बढ़ी हो, फिर फास्ट रेट से बढ़ी हो, क्लियर है ना ये चीज। तो एक एवरेज किस रेट से बढ़ा वो तो ये आ गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जब x1 की कोई पर्टिकुलर पोजीशन है उसके पास में y कैसे चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो वो हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, या हम किसी एक पर्टिकुलर x की x1 वैल्यू के पास में हम देख रहे हैं कि अब इस वैल्यू के आसपास में y कैसे चेंज हुआ है ना। ये तो एक एवरेज की बात किया कि हमने इतने बड़े इंटरवल में इस रेट से एक एवरेज रेट से चेंज हुआ था, इसके बीच में भी अलग अलग चेंज होने का हो सकता है पॉसिबिलिटी, अलग अलग रेट से चेंज हुआ। तो अब किसी एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे किस रेट से चेंज हुआ अगर हम उसको डिस्कस करना चाहें, ठीक है। देखो मैं सीधे थोड़ा कंसेप्ट भी बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो सीधे रिजल्ट लिखता, कुछ क्वेश्चन ऐसे करा देता, बस हो गया। तो थोड़ा सा समझा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहा हूं यहां पे। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग ये बोलें कि किसी एक पर्टिकुलर बात करें कि किसी एक पर्टिकुलर यहां पे जैसे ये x1 वैल्यू है, अब मैं इसी जगह पे बात कर रहा हूं कि y की कैसे वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर मैं एग्जैक्टली x1 पे बात करूं तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो किसी x की x1 वैल्यू पे y की तो एक सर्टेन वैल्यू आएगी, एक सर्टेन वैल्यू आएगी, तो वो तो बदल नहीं रही है। तो और जबकि हम लोग बदलने का रेट चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग x1 के बगल में एक छोटा सा x में वेरिएशन देख लेंगे, एक छोटा सा वेरिएशन, जो कि इसी को हम लोग लेट से कह देते हैं यही मेरा डेल्टा x है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर जो पहले यहां पे y आया था, एक पॉइंट लोकेट किया हमने, ग्राफ को थोड़ा मैं और बोल्ड कर देता हूं। तो दूसरा जो पॉइंट पहले बड़ा सा गैप था तो यहां मिल रहा था, अब क्या होगा,
अब वो गैप यहीं पे मिलेगा, वो दूसरा वाला पॉइंट जो पहले यहां मिला था, अगर मैंने डेल्टा एक्स बहुत छोटा लिया है वो यहीं पे मिला, वाई पे मतलब क्या हुआ, इस x1 पोजीशन पे y की कुछ वैल्यू थी, अब x1 की वैल्यू चेंज हुई डेल्टा x से, तो y की वैल्यू कुछ बदल गई जो कि यहां पे प्लॉट हो गया। ठीक है, तो अब अगर डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स मैं लिखूं तो मेरा डेल्टा x छोटा है, तो डेल्टा y भी छोटा है, फिर y में जो वेरिएशन है वो भी छोटा है। लेकिन अब मैं इसमें एक काम करूं कि मैं एक लिमिट लगा दूं, LIM लिमिट कर रहे हैं, मैं ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दे रहा हूं, बहुत छोटा कर दे रहा हूं, मतलब ये नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा, उस केस में जो हो जाएगा ये हम लोग कहेंगे कि ये जो y का वेरिएशन आया है, y का वेरिएशन आया है ओवर दिस डेल्टा x आया है, तो और डेल्टा x बहुत छोटा है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो यहां से यहां तक जो x1 से लेके x1 प्लस डेल्टा x1 मतलब यहां तक पहुंच रहे हैं, उसके बीच में y के वेरिएशन का रेट ये है, y के वेरिएशन का रेट ये है, ठीक है ना, एवरेज रेट ये है। अब एवरेज रेट ये है, अब हम और दूसरा ये क्या है, ये डेल्टा एक्स हमने बहुत छोटा लिया हुआ है। अब जैसे बड़ा डेल्टा एक्स लिया था तो उसमें तो हम लोग के पास ये था ना कि भाई यहां से यहां तक के बीच में ये चेंज होने का रेट है, लेकिन कोई कह देगा यहां से यहां तक के चेंज होने का रेट, तो कोई जरूरी नहीं है यही हो, कुछ बदल जाए, जैसे हमने देखा था कि सीक्रेट लाइन था, बाद में अब ये स्लोप बन जा रहा था, तो यहां से यहां तक में y के वेरिएशन का रेट बदल गया था। लेकिन बेटा अगर डेल्टा एक्स हमने बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, तो y का अब इतना छोटी x की वैल्यू बदलने में y के पास इतना ऑप्शन नहीं है कि वो अलग अलग रेट से चेंज हो पाए, ठीक है ना, तुरंत तो यहां से यहां पहुंच गए x में, तुरंत y से यहां तक, अब बड़ा सा गैप था तो बदलता जा रहा था, रेट बदल सकता था, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कह देंगे कि भाई यहां से यहां तक में जो x में चेंज आया, उसमें जो y में चेंज आया है, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है वेरिएशन आने का, ठीक है ना, रेट के जो अलग अलग होने का। तो इसका मतलब हम लोग ये कह देंगे कि x1 जो पोजीशन है उस पे भी वही रेट होगा, x1 जो पोजीशन है उस पे भी y के चेंज होने का वही रेट होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी एक पोजीशन पे y कैसे चेंज हो रहा है। बेसिकली एक पोजीशन पे चेंज नहीं हो रहा, तो उस पोजीशन के बगल में छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं x का, डेल्टा x वेरी 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 स्मॉल, उस स्मॉल में y कैसे चेंज हुआ, तो उसी को कह देंगे कि वो इस पोजीशन पे ऑलमोस्ट वो चेंज का रेट है, ठीक है ना। तो ये चीज अगर हमने डाल दिया तो इसका मतलब ये y में चेंज का वेरिएशन का जो रेट हुआ वो इस पोजीशन के आसपास हो गया, इस पोजीशन पे हो गया कि इस पोजीशन पे पास में y इस रेट से बदला है। बड़ा इंटरवल होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि वही चेंज का रेट यहां पे भी है वही यहां पे भी है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बीच में अलग अलग इंटरवल में ये वैल्यू बदल सकती है। लेकिन अगर इंटरवल ही बहुत छोटा है x का, तो अब उसमें जो ये चेंज का रेट आएगा उसमें हम कह सकते हैं कि ठीक है भाई पूरे यहां से यहां तक में जो है x का के साथ जो y के बदलने का रेट है वो ऑलमोस्ट यही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो y का वेरिएशन है, दिस इज द रेट ऑफ change of y with respect to x at which position, तो at x is equal to x1, मतलब किसी एक x is equal to x1 वैल्यू पे y के चेंज होने का रेट ये है ना। इसको मैं ये नहीं कर सकता था, जब बड़ा इंटरवल मैंने लिया था तब मैं ये नहीं कर सकता था कि x1 पे बदलने का ये रेट है, तब मैं कहता हाँ भाई इस बड़े से इंटरवल में y के बदलने का ये एक एवरेज रेट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि x का वेरिएशन हमने बड़ा लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी अलग अलग अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू रखूंगा तो ये वेरिएशन का रेट बदल सकता है। जैसे मैंने समझाया था, एक रेड मार्कर से स्लोप आया, फिर एक ग्रीन मार्कर डेल्टा x इतना लिया तब स्लोप बदल गया, तो वेरिएशन का रेट बदल गया। लेकिन डेल्टा x हमने बहुत छोटा ले लिया तब जो ये वैल्यू आई, अब तो मैं कह सकता हूं कि भाई इतना छोटा लिया था, अब इसके अंदर फर्दर वेरिएशन के चांसेस नेग्लिजिबल है क्योंकि हमने डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लिया हुआ है। इसका मतलब ये x1 पोजीशन के पास में y कैसे बदल रहा है, ये उसके वेरिएशन का रेट है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x1, ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। अब अगर यहां तक आप समझ रहे हो तो बेटा इसी को
इसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, dy बाई dx, ऐसे डिनोट करते हैं dy बाई dx, ठीक है। इसको हम लोग ddx ऑफ y भी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट, कहां पे ये बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x1 पे y किस रेट से चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, यहां पे समझा दिया। तो एक हो गया ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस, या लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे कहां पे, किस लोकेशन पे, तो हमने समझाया x इक्वल टू x1 के लिए समझाया है, क्लियर है। और यहां से एक चीज और हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बेटा देखो, तुमको समझाने के लिए मैंने ये डेल्टा x1 क्या हुआ, इतना गैप दिखाया है। अदरवाइज दिस डेल्टा x इज व्हाट, दिस इज वेरी क्लोज टू वैल्यू 0, बहुत जीरो के क्या, बहुत पास है, मतलब जीरो एग्जैक्ट नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 0.000000001, ऐसे भी ले सकते हो। अब उतने पास में है, तो इसका मतलब जो ये 2 पॉइंट मैं y के वैल्यूज इस पे लोकेट करूंगा, ये प्रैक्टिकली 2 अलग अलग पॉइंट दिखेंगे नहीं, ये प्रैक्टिकली एक ही पॉइंट दिख रहा होगा, है ना। इतना ये पास होगा कि ये पेंसिल जो मैं यहां पे लोकेट कर रहा हूं, उसके डायमेंशन से भी छोटा हो सकता है। अब ऐसे छोटा हो जाएगा तो ये 2 पॉइंट ना दिख के मुझे एक ही पॉइंट दिखेगा, ठीक है। उस केस में डेल्टा वाई बाई जो डेल्टा एक्स आता था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो हम लोग इसको ऐसे मिलाते थे, ये सीकेंट लाइन का स्लोप आता था, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स वाला को मिलाने वाला लाइन जो क्या होगा, वो तो एकदम केवल टच करता हुआ आगे निकल जाएगा, वो टच करता हुआ आगे निकल जाएगा, मतलब वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 पॉइंट ही नहीं है, अब तो एक ही पॉइंट यहां पे बन रहा है, दिख रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट यहीं पे हैं। अब दोनों को कट करना था, इस लाइन को दोनों को कट करना था। अब दोनों जब एक ही पे दिखेगा तो क्या लगेगा कि ये जो लाइन है वो ग्राफ को टच करता हुआ चला जा रहा है, ग्राफ को ऐसे टच करता हुआ निकल जा रहा है, ये टैंजेंट बन जा रहा है। तो यही इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले था स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन जब डेल्टा एक्स बड़ा था, अब डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया कि दोनों पॉइंट इतने पास हो गए कि दोनों को कट करने वाला जो लाइन होगा, दोनों पॉइंट जब अलग अलग है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे, तो एक तरीके से वो दोनों एक ही जगह पे हैं, तो वो लाइन टच करता हुआ इसका मतलब ग्राफ को जा रहा होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन yx ग्राफ at corresponding point, corresponding point का मतलब क्या है, जैसे x1 पे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो x1 पे गए और इस ग्राफ पे पॉइंट लोकेट किया, उस पे टेंजेंट का स्लोप। किसी दूसरे पॉइंट पे पूछ रहा होता, दूसरे x की वैल्यू पे पूछा होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग जाते, वहां पे लोकेट करते ग्राफ पे पॉइंट और फिर वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते। तो अभी तक मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि dy बाई dx जो है ये ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के बदलने के साथ उस इंस्टेंट पे y कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, उसमें चेंज किस रेट से आ रहा है। ये क्या था, ये एक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y था, किसी एक बड़े से इंटरवल में एक एवरेज वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो यहां तक डिस्कशन हो गया है, तो ये अभी तक तो हमने ये समझा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है क्या, क्यों कर रहे हैं, कहां पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है, किन सिचुएशन में उसका मीनिंग क्या है, ग्राफ से उसका कैसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि मैथमेटिकली ये चीज जो है अलग अलग फंक्शन के लिए क्या क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग जब कैलकुलस मैथ्स में पढ़ोगे तो प्रॉपर निकाल के आपको सर बताएंगे सारे रिजल्ट को। हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को रिजल्ट कैसे आ रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे बस कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं उसको याद रखना है और कुछ रूल्स होते हैं उसको ध्यान रखना है और सीधे फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो मैं सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे आ जाता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो है फिर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, रूल्स आपको ध्यान रखना चाहिए, और फिर जो भी आएगा आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी वो आप बड़े आराम से कर पाओगे। चलिए, तो कुछ रिजल्ट जो है मैं लिख रहा हूँ, सभी बच्चों को ये लिखना है साथ में कॉपी में, और
5 मिनट का टाइम दूंगा। जनरली मैं क्लास में 5 मिनट का टाइम देता हूँ कि क्लास में बैठे बैठे इन सारी चीज़ों को याद करो और 5 मिनट के बाद सबसे पूछने शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सारे रिजल्ट को लिखो और आपको जो है ये जो है याद रखना है। अब जैसे देखो पहला फंक्शन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर n, ऐसा कुछ फंक्शन है। मतलब जो है x के वैल्यू जब के साथ जो y है वो चेंज होगा y इक्वल टू x टू द पावर n के हिसाब से। तो यहाँ पे n जो है वो 0 नहीं है, इट इज नॉट 0। तो उस केस में जो dy बाई dx होगा dd x ऑफ y, मतलब क्या dd x ऑफ दिस फंक्शन x टू द पावर n, ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, दूसरा अगर y जो है कुछ ऐसा है sin x है ना, तो उस मतलब x चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू sin x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो उस केस में जो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी तो dd x ऑफ sin x मतलब ये हो गया cos x, ये याद रखना है। तीसरा अगर y इज इक्वल टू cos x है तो dy बाई dx जो होगा मतलब आप क्या कर रहे हो dd x ऑफ cos x फंक्शन को कि चेंज होने का रेट x के साथ देख रहे हो तो ये होगा माइनस sin x। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट अगर हम कहें dd x ऑफ tan x मतलब y इज इक्वल टू tan x, फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू tan x है, तो dd x ऑफ tan x होगा मतलब dd x ऑफ y मतलब dd x ऑफ tan x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। पांचवा रिजल्ट अगर मैं लिखूं तो अगर y जो है वो कुछ इस टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उस केस में जो dy बाई dx होगा वो dd x ऑफ e टू द पावर x हो गया एक तरीके से, है ना, जो y है वो यही है तो ये e टू द पावर x ही होगा। सिक्स्थ इसी तरह dd x ऑफ log x टू द बेस e, log x टू द बेस e को ही हम लोग ln x भी कहते हैं, केवल ln x। अब ln x कहीं पे भी देखेंगे तो उसका बेस क्या है e है, तो ये हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, इसके बाद dd x ऑफ cot x तो ये हो जाएगा माइनस कोजेक स्क्वायर x, फिर dd x ऑफ कोजेक x तो ये हो जाएगा माइनस कोजेक x इंटू कॉट x। ठीक है, तो मोटा मोटा जो है इतना आपको रिजल्ट याद रखिए, फिजिक्स में इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आप डिटेल और केमिस्ट्री मैथ्स में आप पढ़ोगे सब, तो मोटा मोटा इतना रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। तो अब आते हैं कुछ रूल्स, मैं बता देता हूं कि कुछ रूल्स जो हैं। अच्छा एक चीज और है, नाइन्थ अगर कुछ y इज इक्वल टू c है मतलब c इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है मतलब y चेंज ही नहीं हो रहा। अब y चेंज नहीं हो रहा तो dy बाई जो dx होगा, अब भाई x चेंज हो रहा है उसके साथ y तो c कांस्टेंट बना हुआ है, तो ddx ऑफ y है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x, और y चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसके चेंज होने का रेट क्या होगा, फिर 0 होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ddx ऑफ 50 0, ddx ऑफ 100 0। तो जो कांस्टेंट वैल्यू वो चेंज ही नहीं हो रही है तो उसके चेंज होने का रेट क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 9 जो है रिजल्ट आपने लिखा और इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, सारे रिजल्ट को बहुत अच्छे से मेमोराइज। ddx ऑफ sin x cos x आप तुरंत बता दो, ddx ऑफ cos x तो आप माइनस sin x तुरंत बता दो, ddx ऑफ tan x sec स्क्वायर x आप तुरंत बता दो, फिर ddx ऑफ cot x माइनस कोजेक x माइनस कोजेक ddx ऑफ cot x माइनस कोजेक स्क्वायर x तुरंत बता दो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, 10th रिजल्ट ddx ऑफ sec x तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। ठीक है, तो ये 10 रिजल्ट हुआ, इसको बहुत अच्छे से आप मेमोराइज कर लो। अब देखो बेटा कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, रूल्स तुमको ध्यान रखने हैं। रूल्स, अब रूल क्या है, तो पहला रूल ये कहता है बेटा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जैसे y इज इक्वल टू जैसे कुछ सम कांस्टेंट c इंटू कोई एक फंक्शन x का डाला हुआ है, जहां पे c एक कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप
डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे करेंगे, मतलब आप ये करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू ये फंक्शन, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, तो आप क्या कीजिए 5 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया, तो 5 एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अभी आपने रिजल्ट लिखा था, तो याद होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये बन गया। अब जैसे एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ 10 इंटू एक्स टू द पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे 10 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 करेंगे, तो ये हो गया 10 और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 ये उस रिजल्ट पे हो गया जो हम लोग पढ़े थे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो ये क्या हमने पढ़ा था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो 10 तो पहले बाहर निकाल लिया, अब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, तो ये हो गया 50 एक्स टू द पावर 4, ये बन गया। ठीक है, अब इसी तरह डी डी एक्स ऑफ, ठीक है 2 एग्जाम्पल काफी हैं, चलो एक और कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ 10 इंटू ई टू द पावर एक्स है, तो 10 बाहर आ गया इंटू फंक्शन जो ई टू द पावर एक्स उसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया 10 इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स, तो ये रिजल्ट हो गया। तो पहला रूल, अगर कोई फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कांस्टेंट बाहर आ गया और जो फंक्शन है फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दूसरा रूल 2। अब रूल 2 में बच्चों, रूल 2 अगर ऐसा कुछ हो डी डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन हो f1x प्लस f2x, प्लस हो सकता है या बीच में माइनस हो सकता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम उस केस में कहेंगे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस बीच में अगर तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर हम दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ये दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ फंक्शन कुछ ऐसा है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है। तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई जब निकालना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये रिजल्ट हो गया आंसर। क्लियर है। अब जैसे देखो ऐसा कुछ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 या 10x प्लस 2, ऐसा कुछ फंक्शन है। अब इसको हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले आप इसको डिफरेंशिएट लिखा डी डी एक्स ऑफ 10x क्यूब प्लस इसको डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट किया तो डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस अब 2 को डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, अब देखो, अब जब इंडिविजुअल इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहला रूल हमने पढ़ा था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो 10 बाहर आ गया। अब हम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करें, अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो ये रिजल्ट हमने पढ़ा है, याद, रिजल्ट सबको याद रखना, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो हो जाएगा n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये पहले रूल के अकॉर्डिंग ये भी 5 तो बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस रूल के अकॉर्डिंग करो एक्स टू द पावर n वाला, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट किए तो 10 बाहर आ गया। अब एक्स टू द पावर 1 को डिफरेंशिएट किया ना, डी डी एक्स ऑफ 10x है तो 10 तो बाहर आ गया, एक्स को केवल डिफरेंशिएट किया, एक्स मतलब क्या है, एक्स टू द पावर 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2, अब 2 तो एक कांस्टेंट है तो
तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0 हम लोग पढ़े थे रिजल्ट में। अब बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 30x², ये हो गया कितना 10x, ये कितना हो गया x⁴0 इज 1 प्लस 10 और ये 0, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो आपने 2 रूल ऐसे पढ़ लिया। अब इस पे एक एग्जाम्पल और अगर लेना चाहें तो चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। और अब जैसे बच्चों ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5e⁻x माइनस 10x। अब इसको निकालना है, जस्ट मैंने ऐसे ही समझा रहा हूं कि सपोज ये फंक्शन है तो ddx ऑफ ये निकालना है, मतलब ddx ऑफ 5e⁻x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ 5e⁻x माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस ddx ऑफ 10x। ठीक है, अब दोनों को बड़े आराम से आप जानते हो, ये वाला करोगे तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पढ़े थे रूल 1 में, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका हो गया e⁻x का, तो ddx ऑफ e⁻x इज e⁻x, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो 10 लिखवाए थे ना उसमें से एक है रिजल्ट ये, तो ये हो गया माइनस। अब ddx ऑफ 10x रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है कितना sec²x, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे याद रखने हैं, तो ये आंसर हो गया। तो देखो 2 रूल ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड रूल। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। तो थर्ड रूल क्या है, अगर ऐसा दिया हुआ है 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो 2 फंक्शन का वैसे मल्टीप्लिकेशन हो, तो f1x इंटू f2x, मतलब एक फंक्शन में 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के तौर पे एक फंक्शन ऐसा मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा रूल, कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, किसी को भी सेकेंड फंक्शन ले सकते हो, मल्टीप्लाई तो है, किसी को भी पहला फंक्शन लेके लिख लो। ठीक है, तो ये रूल है, तो बड़ा सिंपल, अगर ये याद है तो बड़े आसानी से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं बेटा, ddx ऑफ x⁵ sin x, कुछ ऐसा है, तो अब ये क्या हो जाएगा x⁵ इंटू साइन एक्स है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन, लेट से मैं x⁵ को फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, तो x⁵ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, राइट। अब सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब विच इज x⁵। अब आपको इंडिविजुअल सबको पता है, ये रूल पता चलती है, अब बाकी तो डिफरेंशिएशन आता ही है, तो x⁵ हो गया इंटू ddx ऑफ साइन एक्स हो गया cos x प्लस साइन एक्स हो गया इंटू ddx ऑफ x⁵, तो हो जाएगा 5x⁴। कौन सा रिजल्ट यूज किया हमने, ddx ऑफ x⁴n वाला, तो n x⁴n-1। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जैसे देखो ये दिया हुआ है ddx ऑफ कुछ है 10e⁻x log x to the base e, ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या होगा, पहले तो वो वाले रूल के अकॉर्डिंग कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, तो आप चाहो तो कांस्टेंट को बाहर ले लो। अब कांस्टेंट को बाहर ले लो तो 10 तो बाहर आ गया, तो 10 बाहर आके ddx ऑफ अब क्या बच गया e⁻x log x to the base e, log x to the base e है, इसको ln x भी लिख सकते हो। अब ऐसे हो गया, तो 10 को बाहर ही रहने दो, अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं ये है, तो e⁻x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन log x टू द बेस e का, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बाकी तो अब सब पढ़ चुके हो, अब रिजल्ट वगैरह, तो ये हो गया e⁻x ddx ऑफ log x 1/x, ठीक है, प्लस log x हो गया
इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो याद करवाया है, बस ये आंसर हो गया। तो ऐसे कर देना है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये 3 रूल हो गए, 3 रूल। अब जो है लास्ट, 4th एंड लास्ट रूल एक और बता देते हैं। अब रूल है बेटा ऐसा, अगर कोई एक फंक्शन ऐसा दिया वो, मतलब y जो हो वो 2 फंक्शन के रेशियो के उसके तरीके से दिया हो, है ना, तो उस केस में जो डी डी एक्स ऑफ y होगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ f1x डिवाइडेड बाई f2x, उसको कैसे करें। तो क्या रूल कहता है, तो रूल कहता है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो नीचे डिनोमिनेटर फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन। ठीक है, ये रूल है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर हम लोग को दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, जहां पे x 0 नहीं है। अगर x 0 होगा तो 0/0 जो है नॉट डिफाइंड वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा दिया, बट इसमें कह दिया x 0 नहीं रखना है। अब ये अगर नहीं है तो डिफरेंशिएट करना है अब हमको, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब इसको करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। न्यूमरेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो कि यहाँ पे एक्स है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन जो कि साइन एक्स है, ये माइनस न्यूमरेटर फंक्शन साइन एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन मतलब x जो है, बस यही सेट कर देना। बाकी रिजल्ट तो आपको पता ही है, सब अभी पढ़े हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा, तो देखो, तो डी डी एक्स ऑफ, हम लोग ये रिजल्ट पढ़े, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो डी डी एक्स ऑफ x जो होगा, x मतलब क्या, एक्स टू द पावर 1 हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 0 और एक्स टू द पावर 0 इज 1। तो डी डी एक्स ऑफ x हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस टाइप का अगर आता है तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया रहता बेटा 10 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो आप पहला काम करते 10 को तो बाहर निकाल लेते, है ना, 10 को बाहर निकाल लेते, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते। तो ये पूरा ऐसे करते और 10 ऐसे बाहर रखते, है ना, बड़ा आसानी से। चलो, तो ये 4 रूल हो गए। अब इसमें कुछ चीजें और बतानी है। एक आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरत पड़ती है चेन रूल का। ये तो आसान वाले थे, डायरेक्ट थे। अब एक है चेन रूल, तो चेन रूल समझा देता हूं और 2 चीजें और बतानी है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के लेंगे हम लोग। तो ये डिफरेंशिएशन आज की क्लास में पहले हमने ये समझा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डी डी एक्स एफ वाई का मतलब क्या है, ग्राफ से क्या कैसे निकालते हैं, और फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा, कुछ रूल्स पढ़े, ताकि अगर y का कोई फंक्शन हमारे सामने आ जाए तो हम डिफरेंशिएट कर सकें उसको, ठीक है ना, जिसका भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। अब देखो बेटा, एक चीज कभी कभी ये आता है, जैसे कभी ऐसा आ जाए कहीं पे y जो है साइन एक्स का फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये dy बाई डी टी निकालने के लिए अगर आ गया, अब आप कहोगे कि भाई y तो जो है वो साइन एक्स है, x के साथ बदल रहा है, t के साथ, तो उसका कैसे फिर बदलने का रेट हम निकालेंगे। तो ये अपने आप में हम निकालेंगे नहीं, गलत हो गया, है ना, क्योंकि y क्या है, x के फंक्शन है, x के साथ बदल रहा है। और यहाँ पे dy बाई डी टी का क्या लिखने का मतलब हो गया कि t के साथ y का कैसे वेरिएशन हो रहा है, जबकि t के साथ वेरिएशन नहीं है, किसके साथ है, x के साथ वेरिएशन है। तो
चलो भाई जो बोला उसके अकॉर्डिंग पहले आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमने लिखा डी ऑफ साइन एक्स, लिख दिया y की जगह साइन एक्स। बट अब ये हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये साइन एक्स का वेरिएशन हम t के रेस्पेक्ट में उसको कैसे उसका रेट ऑफ चेंज निकालें। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, इसको डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देते हैं। बट ऐसे लिखेंगे अगर तो अब ये और ये बराबर नहीं रह गया, तो फिर इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर dx से मल्टीप्लाई करके वापस dt नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ऐसे हो जाएगा। अब ddx ऑफ साइन x हो गया cos x और अब हो गया dt ऑफ x। अब हो सकता है कि तुमको फिर क्वेश्चन में ये दिया रहे कि x कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो अब वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर इसको रख के हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। अब जैसे y इज इक्वल टू कुछ रख दें e टू द पावर x और निकालने जाएं dd t ऑफ e टू द पावर x, तो ये गड़बड़ है अपने आप में, ये तो x के साथ बदल रहा है, t के रिस्पेक्ट में हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको ddx ऑफ e टू द पावर x लिखेंगे इनटू फिर से dx से मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे dt लिख देंगे। तो ये हो गया e टू द पावर x dx बाई dt। क्लियर है? अब जैसे देखो बेटा एक चीज ये है, अब जैसे फिजिक्स में कैसे तुमको बता रहा हूं कि कैसे इसका काम आएगा। जैसे ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज सम फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, जैसे कुछ मान लो कुछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और उसका एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ बदलता जा रहा है और तुमको जो है सपोज ये वेलोसिटी है पोजीशन के साथ ऐसे बदल रहा है, ठीक है, और तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन। तो तुम क्या करोगे बाय डेफिनेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है। ठीक है, अब ये होता है तो यहां तो वेलोसिटी x का फंक्शन है और इसको t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो हम लोग क्या करेंगे dv बाई dx कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों बराबर नहीं रहे तो इनटू करके फिर dx से मल्टीप्लाई करके वापस dt लिख देंगे। क्लियर है? तो इस केस में ये हो गया dv बाई dx और ddt ऑफ x, ddt ऑफ x क्या होगा, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, तो किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, जिस रेट से पोजीशन चेंज होता है वही वेलोसिटी हो जाती है, तो ये वेलोसिटी हो गई। तो ये हो गया v dv बाई dx। ठीक है, तो अब ये आ गया, ये क्या आ जाएगा, v की जगह हम लोग ये रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड फिर ddx ऑफ v कर देंगे, तो v एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इस टाइप से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही वाला रिजल्ट ddx ऑफ x टू द पावर n, तो n x टू द पावर n माइनस 1, तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x एंड प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो ये क्या रह गया बेटा, तो ये आ गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप से हमने निकाला। तो चलो मैंने अभी बता दिया, हो सकता है कई बच्चों के समझ में नहीं आए, दोबारा एक बार लिख लिख के करोगे ना तो ये सब चीज़ें काइनेमेटिक्स में बहुत आएंगी। जब काइनेमेटिक्स के वीडियोस देखोगे, पढ़ोगे, आप लोग अपने आप भी पढ़ोगे तो देखोगे ये चीज़ें इस टाइप का अगर आएगा तो आपको पता होगा कि अच्छा ऐसे करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। अब एक बच गया है बस हम लोगों का चेन रूल। चेन रूल समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल बहुत ज़्यादा पूछेंगे, एप्लीकेशन उसका आ जाता है क्वेश्चन में, तो चेन रूल समझा देते हैं, वो समझ के आ गया तो पूरा फिर अब इसके बाद सेशन डिफरेंशिएट करना जो है आसान सा था। ठीक है, अब देखो इसमें एक चेन रूल है, चेन रूल भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आ गया। अब ddx ऑफ साइन x तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करवाया है ना, क्या होता है cos x, बट ये साइन x ना होके साइन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करें, अब इसको ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। तो इसमें पहले मैं प्रॉपर इसको लिख के तरीके से करता हूं, फिर इसका एक शॉर्टकट हम लोग कर लेंगे, तब तो ये बड़े बड़े ऐसे डिफरेंशिएशन हम लोग लाइन में कर देंगे। तो पहले क्या करें, इसको t पुट कर दो, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू टी।
इसलिए जो ये हम लोग को क्वेश्चन दिया गया था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन टी। अब वही बात आ रही है, डी डी एक्स ऑफ साइन टी। अगर साइन टी का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये टी के साथ बदल रहा है तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ साइन टी। अब लेकिन डी डी टी ऑफ साइन टी करेंगे तो ये और ये बराबर नहीं रह गए, तो इनटू करके वापस डी टी न्यूमरेटर में रख के डी एक्स नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखें तो ये क्या हो जा रहा है, डी डी टी ऑफ साइन टी, तो जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो डी डी टी ऑफ साइन टी कॉस टी बनेगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, इनटू डी डी एक्स ऑफ टी। अब टी क्या था, ये था, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको आसान है, पहले हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के जब रूल्स पढ़ रहे थे। तो कॉस और टी की जगह वापस हम लोग टी की एक्स के टर्म्स पे जो वैल्यू रख देते, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू, अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो इसको डिफरेंशिएट करने का रूल पढ़े हैं, टर्म वाइज टर्म करेंगे, पहले इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 1, है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये जो रिजल्ट था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, प्लस कर दिया। अब बीच में प्लस था तो प्लस करके अब 3x का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट 3 बाहर आ गया, एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1, है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1, तो हो जाएगा 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये हो गया 1 आ गया, तो 3 रह गया केवल, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो देखो ये अल्टीमेटली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इसका आंसर बन गया। इस टाइप से करना है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर तरीके से बताया। अब देखो इसको क्या तुम इतना बार बार इतना बड़ा करोगे तो क्या आंसर है, नहीं, इतना बड़े करने की जरूरत नहीं है। इसको एक चीज ध्यान रखें, नोटिस करें। अब देखो बेटा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तब तो सीधे सीधे कॉस एक्स तुम बोल दे रहे हो, साइन एक्स की जगह ये बड़ा सा टर्म दिया हुआ है, तो देखो रिजल्ट में भी तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तो कॉस एक्स आता, तो यहां पे कॉस एक्स की जगह जो पड़ा हुआ है वो डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इनटू, जैसे यहां पे कॉस टी आया, कॉस ऑफ दिस जो ये था, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तो कॉस एक्स आना था, तो कॉस करो बस एक्स की जगह ये डाल दिया। ठीक है, बट इनटू करके जिसको आपने एक्स की तरह ट्रीट किया है अब उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करो मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो सीधे आप यहां पे पहुंच रहे हो, ये वाली चीज पे पहुंच जा रहे हो, यहां पे पहुंच रहा है ना, कि कॉस डी डी एक्स ऑफ साइन टी कॉस टी मतलब टी की जगह वापस ये, तो हमने डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स बोलते, बट एक्स नहीं है, इतना बड़ा है, तो इसको एक्स की तरह ट्रीट करते हुए कॉस एक्स मतलब एक्स की जगह ये रख दो, कॉस ऑफ दिस, इनटू जिसको एक्स की तरह ट्रीट किया उसको डिफरेंशिएट कर दो, बस सिंपल, ये एक चेन में आगे बढ़ना है, इसलिए इसको कहते हैं चेन रूल। तो अब इसको करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, तो आप सीधे एक लाइन में ये इस आंसर पे आ जाओगे। क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से समझ में आएगा। सब बच्चों को ना कॉपी में लिख के करना, जिससे एकदम अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। तो ये सब हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल्स अभी सीख रहे हैं, इसका फिजिक्स में जब आएगा जरूरत पड़ेगा ताकि तुम अच्छे से अप्लाई कर पाओ। अब जैसे बेटा इसी टाइप का चेन रूल में सपोज ऐसा आ गया, फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10, सपोज ये। अब अगर तुम कहोगे तो एक लाइन में मैं आंसर निकाल दूंगा, कैसे निकालूंगा? तो हम लोगों को पता है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट था ये। अब इस क्वेश्चन में ई टू द पावर एक्स ना होके एक्स की जगह ये चीज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता तो ई टू द पावर एक्स आता, तो ई टू द पावर एक्स की जगह ये है तो यही लिख देंगे रिजल्ट के तौर पे। अभी अब जिसको हमने एक्स की तरह ट्रीट किया है, जैसे यहां पे
इंटू करके हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमने इसको एक सिंगल एक्स की तरह ट्रीट करते हुए रिजल्ट लिखा है, तब इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 10। तो ये आ जाएगा e⁴ 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 10 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5 बाहर ले लोगे और x⁴ को डिफ्रेंशिएट करोगे उसी रूल के अकॉर्डिंग, डी डी एक्स ऑफ x⁴n इक्वल टू nx⁴n माइनस 1, वही रिजल्ट। तो ये आ जाएगा 4 इंटू x⁴ माइनस 1 मतलब 3 माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 बाहर आ गया, x² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 इंटू x⁴ माइनस मतलब 1, 10 कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0। तो देखो भाई ये रिजल्ट आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेने के लिए ये रिजल्ट आ गया। तो चेन रूल कह रहे हैं, अगर ये ऐसे दिया हमने इसको x की तरह ट्रीट किया, रिजल्ट लिख दिया, जिसको x की तरह ट्रीट किया फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक चेन में। क्लियर है? अब इसी को स्टेप बाय स्टेप करते तो कैसे करते, स्टेप बाय स्टेप करते तो क्या करते, इसको t पुट करते, पुट 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 10 इज इक्वल टू t। तो ये डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई जो होता ये बन जाए, हमने को डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना था, ये कितना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाता, डी डी एक्स ऑफ e⁴t। अब डी डी एक्स ऑफ e⁴t होता तो ये t का अगर फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट ये दोनों बराबर नहीं रह गए, तो बराबर करने के लिए वापस dt से मल्टीप्लाई करके नीचे dx ले आए। ठीक है ना? तो अब डी डी टी ऑफ e⁴t is standard result e⁴t by ddx of e⁴x is e⁴x। तो ddt of e⁴t is e⁴t into ddx of t किसके जगह रखे थे ये, तो 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 10। तो ये आ गया e⁴t की जगह 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 10 इंटू ddx ऑफ 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 10। देखो यही चीज तो हम लोगों ने बात भी किया था ना, इसके पहले मैंने मिटा दिया कि जो ddx ऑफ e⁴x की जगह ये पड़ा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ddx ऑफ e⁴x इज e⁴x, तो e⁴x की जगह जो है वही रख दिया, बट अब जिसको x की तरह ट्रीट किया उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो तरीके से करते जाते यही आता है, इसी को याद कर लेते, इसी को तरीके को समझ लेते कि ऐसे हमको आगे बढ़ना है। अब आगे हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके थे, जिसको मिटाया इसको डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर है? तो इसको कह रहे हैं चेन रूल बेटा, चेन रूल। अब एक इसी चेन रूल पे बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें 2 बार चेन तुमको जाना पड़ेगा। देखो क्या दे रहे हैं, अब जैसे y इज इक्वल टू साइन log 5x² प्लस 2। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये सब फिजिक्स में नहीं आएगा, बट चलो ठीक है, चेन रूल बता रहा हूं तो ये हो गया। अब इसको करना है बेटा, तो साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ log x भी नहीं है, साइन ऑफ log 5x² प्लस 2 है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मुझे निकालना है dy बाई dx। चलिए तो मैं करूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तब तो cos x रिजल्ट हमें पता है, तो इस पूरे को x की तरह ट्रीट कर लूंगा। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह cos x, तो cos x की जगह इसको लिख दूंगा log 5x² प्लस 2। ठीक है, ये तो हो गया। अब जिसको मैंने x की तरह ट्रीट किया है इसको इंटू करके मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी डी एक्स ऑफ log 5x² प्लस 2। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो चलो ये टर्म तो मेरा पक्का हो गया। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा, अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो अगेन चेन रूल, तो ये टर्म को तो मैं ऐसे लिखूंगा ही लिखूंगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं ना, टाइम बचा रहा हूं अपना। ये टर्म को तो मैं ऐसे लिख दूंगा इंटू, जब मैं इसको करूंगा बेटा तो डी डी एक्स ऑफ log x केवल होता, डी डी एक्स ऑफ log x होता तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट 1/x है ना, अगर बेस e है तो। ठीक है, तो यहां पे डी डी एक्स ऑफ log x नहीं है, x की जगह ये है। फिर से वही काम करूंगा, मैं इसको x की तरह ट्रीट कर लूंगा, एक सिंगल, तो ये लिख दूंगा 1/x, मतलब 1/x की जगह 5x² प्लस 2। अब जिसको x की तरह ट्रीट किया उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डी डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 2। देख लो, तो इस तरीके से चेन में जाएगा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया। अब तो हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको करोगे तो 10x आ जाएगा, 2 को डिफरेंशिएट करोगे 0 आ जाएगा, तो पूरा ये टर्म बन गया
cos log 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर 10x प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0. दिस इज द आंसर. इतना बड़ा सा. तो ये चेन रूल कहा जा रहा है. क्लियर है? चलिए, तो यहां तक डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे हम लोग ने अब सीखा. और जो है अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो फिजिक्स के क्वेश्चंस लेते हैं, जो फिजिक्स में जहां पे यूज पड़ेगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए. वैसे तो जहां जहां वो फिजिक्स का टॉपिक आएगा वहां पे मिलेगा, फिर भी चलो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन करें. जैसे अगर आ गया फॉर अ पार्टिकल मूविंग along positive x direction, moving along x axis as a function of time as x is equal to 3t square minus 6t plus 10. मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है. तो क्या करना है? फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर इसी को कहेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम t. ये बताना है. फिर दूसरा बताना है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t. अब देखो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुमको थोड़ा बहुत आता है वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, या फिर मैंने काइनेमेटिक्स में सेशन अभी डाला है, उसमें वेलोसिटी बताया है. तो वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या होता है? वेलोसिटी किसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन उस टाइम पे, मतलब यही होगा डी डी टी ऑफ एक्स. ठीक है, ये सब आएगा. ये वेलोसिटी में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो अब क्या करेंगे, जब ये अगर आ जाएगा तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. तब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा बेटा? इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3 बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t माइनस 60 को डिफ्रेंशिएट करो तो 6 बाहर आ गया. टी का डिफ्रेंशिएशन डी डी टी ऑफ टी इज 1 प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन 0. ये सब रूल के अकॉर्डिंग है ना, वही डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसके अकॉर्डिंग किया है. तो ये कितना आ गया? ये आ गया 6t माइनस 6, मतलब 6t माइनस 1. तो किसी टाइम पे वेलोसिटी का ये वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी एज अ टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ रहा है. अब अगर पूछा जाए तो 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो t की वैल्यू 2 डाल दो. 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो t की वैल्यू 5 डाल के v निकाल लो. मैंने किसी जनरल टाइम t पे पूछा था, तो जनरल टाइम t पे ये वेलोसिटी होता है. अब एक्सेलरेशन किसी टाइम पे पूछा जाता है ना, तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या है? 60 माइनस 6 आया. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. तो 60 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 बाहर आ गया, एंड डी डी टी ऑफ टी इज व्हाट? 1 माइनस 6 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आ गया 6, जो कि कांस्टेंट हो गया. 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है ना. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा, टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है, हर एक टाइम पे सेम ही रहेगा, 6 रहेगा. क्लियर है? तो देख लो, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने जिसमें फिजिक्स में पूछा गया अगर क्वेश्चन जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ रहा है. ये डिटेल में पढ़ोगे जब आप काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी पढ़ रहे होगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, तो सारी चीजें आएंगी. ठीक है, तो ये हो गया. एक क्वेश्चन लेते हैं जो एससी वर्मा बुक में भी है और कभी कभी पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को लेते हैं. बस अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अच्छे वाले, और फिर जो है ये सेशन कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है इनफैक्ट. तो जिन लोगों ने भी पेशेंस रखा, पूरी क्लास सुनी है, उनको अच्छा समझ में आ गया होगा. बस अब कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है. देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय दिस 4/3 पाई आर क्यूब. सबको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है जहां पे आर क्या है? रेडियस है. अब पहला तो ये है कि रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा. तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम में चेंज का रेट
किसके साथ? आर के साथ। आर बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज का रेट बताना विथ रिस्पेक्ट टू आर। और दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज द रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस 20 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो वॉल्यूम में जो है कितना चेंज आएगा, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं एज्यूम दैट द रेट डज नॉट एप्रिशिएबल चेंज बिटवीन आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। पहला पार्ट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब DDR ऑफ V। तो DDR ऑफ V मतलब DDR ऑफ V कितना है? 4/3 पाई R क्यूब, है ना। V जो है R का फंक्शन है। कैसे बदल रहा है भाई? तो 4/3 पाई R क्यूब के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो DDR ऑफ V इज DDR ऑफ 4/3 पाई R क्यूब। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4/3 बाहर आ गया, तो ये 4/3 पाई बाहर आ गया, तो ये किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग? R क्यूब को। तो 4/3 पाई R क्यूब को डिफ्रेंशिएट करें R के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू R टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। वही वाला रिजल्ट ddx ऑफ x टू द पावर n, ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे R का फंक्शन R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो R क्यूब है, तो 3R टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये 3 कट गया, तो ये आ गया 4 पाई R स्क्वायर। तो ये आ गया DDR ऑफ V इज दिस, DDR of V is this। ठीक है। और पहले पार्ट में ये पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू R। तो R के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम, वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू R। तो विथ रिस्पेक्ट टू R जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है 4 पाई R स्क्वायर, ये ऐसे चेंज होगा। तो पहले का आंसर हो गया, आंसर फर्स्ट पार्ट। अब क्या कह रहे हैं? सेकेंड पार्ट, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज द रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम दिस। अब रेडियस में इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। अब यहां से देखो क्या हो रहा है। यहां से अगर हम लोग बात करें तो dv इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है। मतलब जब R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी, तो ये चेंज होने का रेट जो भी होगा dv/dr हम लोग R20 रख के निकाल लेंगे। अब वही रेट कांस्टेंट है, तो उसी रेट से अगला dr चेंज हुआ रेडियस में, तो dv चेंज हो गया वॉल्यूम में। तो हम लोग को dr चेंज दे रखा है ना। तो dr कितना चेंज हुआ? 20 से 20.1 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर में लिख देता हूं। और उस समय में R की वैल्यू कितनी हम लोगों को लेनी है? किस समय में चेंज की बात हो रही है? जब R20 था। उसके बाद जब R20 था तब चेंज इन रेट 4 पाई और R20 रख के निकालेंगे। उसके बाद R में फर्दर इंक्रीज हुआ dr, और उसके बाद चेंज जो वॉल्यूम में वो dv। तो dv इज दिस, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम और ये हो गया चेंज इन रेडियस। तो बस R की जगह 20 इंटू 10⁻² रख दो, इसका स्क्वायर। बस बेटा आप कैलकुलेट कर ले जाओ, वही चेंज इन वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन बस रह गया। तो अब तुम पे छोड़ रहा हूं मैं। तो इस तरीके से निकल गया कि R की जब इतनी वैल्यू थी, उसके बाद रेडियस में चेंज dr, तो वॉल्यूम में चेंज dv। तो dv इक्वल टू दिस, R की वैल्यू ये रखा, dr जो चेंज हुआ 20 से 20.1 सेंटीमीटर का इतना चेंज रख दिया, तो वॉल्यूम में चेंज निकल गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम dv, चेंज इन वॉल्यूम, और ये dr, दिस इज चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। कह रहे स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड मूव्स एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स विथ द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने देखा होगा कभी कहीं पे पानी जमा हुआ है ना, और आप उसमें एक पत्थर फेंक दो तो रिपल्स फॉर्म होते हैं, है ना, वेव फॉर्म होती है, उसको हम लोग वेव कहते हैं। तो वाटर रिपल्स फॉर्म होते हैं जो सर्किल में ऐसे ऐसे दूर फैलते बड़े होते चले जाते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है
कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स विद द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो सर्कल्स वाटर रिपल्स बने हैं वो सर्कुलर फॉर्म में वो बड़े होते जाते हैं, मतलब ये रिपल्स दूर जा रहे होते हैं जहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उससे दूर। तो किस वेलोसिटी से जा रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब क्वेश्चन में करें एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अब वो सर्किल बड़ा होता जा रहा है तो किस रेट से एरिया बड़ा हो रहा है। अब जैसे यहां पे पत्थर ड्रॉप किया गया तो सर्कुलर वेव ऐसे बना जो कि दूर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो किसी टाइम पे देखें तो देखो क्या है, ये आर कुछ डिस्टेंस पे तो वेव यहां तक पहुंची है, चारों तरफ ऐसे डिस्टर्बेंस पहुंचा है, तो ये इधर मूव कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, वी ऐसे मूव कर रहा है और ये सर्किल फिर बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो एरिया की अगर मैं बात करूं किसी टाइम पे जो अगर आर रेडियस का सर्किल बना है तो एरिया जो बन रहा है वो इनक्लोज्ड एरिया क्या है? इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया जो ए बन रहा है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग से पूछा कि किस रेट से एरिया बढ़ रहा है, मतलब हम लोग से पूछा गया है कि डी डी टी ऑफ ए कितना है, टाइम के साथ किस रेट से एरिया बढ़ रहा है। तो डी डी टी ऑफ ए, टी क्या टाइम को डिनोट कर रहा है, तो डी डी टी ऑफ एरिया किस रेट से एरिया बढ़ रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूछा गया है और इसका मतलब डी डी टी ऑफ ए ये निकालना है। तो ये क्या हो गया, डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ गया, ये हो गया डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर का फंक्शन है और ये टी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू डी टी आर ऑफ आर स्क्वायर कर देंगे। बट अब ये और ये बराबर नहीं रह गए तो इंटू करके क्या करेंगे, डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वापस डी टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा जब ये हो गया तो दिस इज इक्वल टू पाई एंड डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सब सीख गए हैं। तो जैसे पढ़े थे ना डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो क्या रिजल्ट था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहां पे है डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो ये जगह n की जगह 2 तो 2 आ गया, r x की जगह यहां पे r ले रहे हैं पे पावर 2 माइनस 1 तो 2r है ना। ये सब तो अब तक खूब प्रैक्टिस हो गई, 2r और ये हो गया डी डी टी ऑफ r। अब डी डी टी ऑफ r क्या है, जिस रेट से r चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, भाई जिस रेट से ये डिस्टेंस बढ़ रहा है वही तो ये वेलोसिटी है इसके आगे बढ़ने का, है ना। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो ये हो गया 2 पाई, आर की जगह कह रहा है जिस टाइम पे रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻², ऐसा यूनिट में रख दिया मैंने। और v जो है किस रेट से जा रहा था, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 इंटू 10⁻², इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका डी डी टी ऑफ ए आ गया, किस रेट से एरिया बढ़ रहा है, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 10 10⁻², तो ये रह गया केवल पाई इंटू 10⁻², और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से एरिया चेंज हो रहा है। यही पूछा गया था, यही आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो बेटा, अगर पूरा डिस्कशन हो गया, पूरा डिफरेंशिएशन इजी क्वेश्चन से लेके जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन सब हो सकते हैं, सब डिस्कशन हो गया। अब कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके उसको देखेंगे और कॉपी में लिख के करेंगे। आई एम वेरी श्योर, वेरी मच कॉन्फिडेंट कि सारे बच्चों को इसके बाद काम भर का डिफरेंशिएशन तो आ गया जो फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। बाकी जब हम लोग उस चैप्टर में आएंगे, जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, तो क्वेश्चन में जैसे जैसे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। अब आप अगर इतना जानते हो जो इस सेशन में हमने पढ़ा है, तो बड़े आराम से आप करने जा रहे हो।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग इंटीग्रेशन भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी यूज़ आने वाला है काइनेमेटिक्स चैप्टर, जो हमारा फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, तो वो भी शॉर्ट में सीखेंगे। अदरवाइज डिटेल में तो आप पढ़ोगे कैलकुलस में, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इतना सीख लेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।